नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं कि एमसीक्यूज में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजना के लिए संयुक्त सहयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए कृषि और ग्रामीण विकास विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी पशुपालन और डेयरी विभाग और विश्व बैंक, सी पशु स्वास्थ्य विभाग और विश्व बैंक समूह, और डी पशुपालन विभाग और खाद्य और कृषि संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पशुपालन और डेयरी विभाग और विश्व बैंक। देखते हैं इसकी व्याख्या। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्होंने नेशनल वन हेल्थ मिशन के एक हिस्से के रूप में पशु महामारी तैयारी पहल, जिसे हम एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव संक्षेप में APPI कहते हैं, उसे शुरू करने जा रहा है। वहीं पशुपालन और डेयरी विभाग ने उन्नत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ एक स्वास्थ्य के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता मतलब एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ के लिए विश्व बैंक के साथ एक सहयोगी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं इसके अंतर्गत अगर हम आगे देखें तो इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 राज्यों के 151 जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो 5 राज्य हैं, उन राज्यों में देखें कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा डब्बा ट्रेडिंग की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर अनौपचारिक व्यापार, ऑप्शन बी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर औपचारिक व्यापार, ऑप्शन सी शेयरों के भौतिक स्वामित्व के साथ व्यापार, और ऑप्शन डी शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव पर कानूनी सट्टा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर अनौपचारिक व्यापार। अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है। तो जो डब्बा ट्रेडिंग है वह स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर एक अनौपचारिक ट्रेडिंग होता है, जहां व्यापारी स्टॉक के भौतिक स्वामित्व के बिना स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है, बीडिंग करता है। और यह अनिवार्य रूप से मतलब मैंडेटरी रूप से यह स्टॉक की कीमतों पर एक सट्टा होता है। अगर हम एक इन्वेस्टर्स की बात करें जो डब्बा ट्रेडिंग करता है तो यह निश्चित मूल्य बिंदुओं पर शेयरों पर दांव लगाते हैं, जबकि हमने क्या देखा कि उस शेयर का उसे भौतिक स्वामित्व नहीं मिलता है। और फिर दांव लगाने के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर लाभ या हानि का सामना करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी एक शेयर के मूल्य लगाए, उसने बीडिंग किया 1000 रुपए, और अगर मान लें उस शेयर की कीमत हो गई 1500 रुपए, तो फिर यह जो अंतर है 500 रुपए का वह निवेशक को मिल जाता है। लेकिन अगर मान लें कि उस शेयर का मूल्य अगर कम होकर 900 रुपए हो जाए, तो फिर यह जो डिफरेंस है 100 रुपए का, यह 100 रुपए इस इन्वेस्टर्स को देना होगा शेयर ब्रोकर को। अगर हम आगे इसी डब्बा ट्रेडिंग की बात करें तो यह जो डब्बा व्यापार है, कहा जाता है कि इसमें कमी है या कमी है या कमोडिटी लेन देन और प्रतिभूति लेन देन कर, मतलब कमोडिटी लेन देन कर और प्रतिभूति लेन देन कर, इन जैसे करों से बचते हैं। साथ ही साथ जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली है उसके नियामक के अंतर्गत भी यह नहीं आता है। साथ ही साथ डब्बा ट्रेडिंग के अंतर्गत निवेशकों के पास निवेशक सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र के लिए औपचारिक प्रावधानों की कमी है, मतलब यह एक गैर कानूनी काम हो गया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो डब्बा व्यापार संभावित रूप से क्या है, काले धन के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और एक समानांतर अर्थव्यवस्था, मतलब ब्लैक मनी की बात करें तो फिर ये क्या होगा, एक समानांतर अर्थव्यवस्था होगी, उसको कायम रख सकता है। और इससे क्या होगा, इससे मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियों का एक रिस्क पैदा होगा। साथ ही साथ आगे अगर हम देखें तो यह जो डब्बा ट्रेडिंग है या डब्बा व्यापार है, उसे प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम संक्षेप में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है और इसे एक अपराध माना जाता है। साथ ही साथ अगर इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कारावास के रूप में उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर उस पर जुर्माना लगाया जाता है तो उस पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों उस पर लगाया जा सकता है, जुर्माना भी और कारावास भी। देखते हैं अगला प्रश्न है कि वोक्कालिगा कौन है? ऑप्शन ए वेदों के अनुयायी और जाति व्यवस्था के समर्थक,
ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के पुजारी। ऑप्शन सी, पाल वंशज और पूर्वी गंगा मूल से संबंधित। और ऑप्शन डी, व्यावसायिक रूप से किसान और मैसूर की पूर्व रियासत में सबसे बड़ा समुदाय। इसका जवाब देखें, इसका जवाब है ऑप्शन डी, मतलब व्यावसायिक रूप से किसान और मैसूर की पूर्व रियासत में सबसे बड़ा समुदाय। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अब यहां पर यह है कि यह प्रश्न क्यों बना है। यह प्रश्न इसलिए बना कि कर्नाटक में जो 4% जो रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिलता था, उससे मुसलमानों से वह 4% का जो आरक्षण हटाकर वह वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय को दे दिया गया। उसी पर जो सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश आया है या जो स्टेटमेंट आया है, उसके कारण हमने इस प्रश्न की चर्चा की। यहाँ पर अगर हम व्याख्या करते हैं इस प्रश्न की, तो यह बात है कि वोक्कालिगा की जो उत्पत्ति है वह राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंगा से हुई और ये बड़े पैमाने पर व्यवसाय से किसान है। और वोक्कालिगाओं ने ऐतिहासिक रूप से पुराने मैसूर के क्षेत्र में योद्धाओं और कृषकों के समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी, राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व रखा है। साथ ही साथ लिंगायत की अगर हम बात करें तो वह 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के अनुयायी जो जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे। वहीं अगर हम लिंगायत की ही बात करें तो लिंगायत एकेश्वरवादी हैं जो केवल एक भगवान मतलब लिंग मतलब शिव की पूजा करते हैं और दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त एक व्यक्तिगत लिंग को धारण करते हैं। लिंगायतों को वीर शैव लिंगायत नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें शैव माना जाता है। लिंगायतों ने वेदों और जाति व्यवस्था से संबंधित मान्यताओं के अंतर के कारण खुद को हिंदू वैर सेवों से दूर कर लिया है। वहीं अभी जो हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य आया, अगर उसी की बात करें फिर एक बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के मौखिक रूप से यह बात बताया कर्नाटक सरकार को कि उसका जो 27 मार्च का जो आदेश आया है, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करने और इसे राज्य में वोक्कालिगा और लिंगायत जातियों को विभाजित करने का जो आदेश है वह पूरी तरह से गलत अवधारणाओं पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि मुसलमानों के 4% ओबीसी कोटा खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार ने जो किया वो सही नहीं है और यह आलोचना के योग्य है। और यह सवाल किया कि लंबे समय तक अधिक पिछड़ा समुदाय माने जाने के बाद मुसलमानों को अचानक आरक्षण लाभ से बाहर क्यों कर दिया गया है। वहीं अदालत ने राज्य से एक मौखिक आश्वासन यह दर्ज किया कि सुनवाई की अगली तारीख जो 18 अप्रैल को है, तो 18 अप्रैल तक कोई नियुक्ति या प्रवेश नहीं होगा। वहीं याचिकाकर्ता के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने यह तर्क दिया कि मुसलमानों को अनुभवजन्य डेटा या इस कदम का समर्थन करने के लिए अध्ययन के बिना पिछड़े वर्ग की सूची से हटा दिया गया। मतलब उनका यह कहना था कि जो 4% का आरक्षण मुसलमानों को प्राप्त हो रहा था और वह जो 4% का आरक्षण का लाभ मुसलमान ले रहे थे और उस लाभ से जो वंचित कर दिया गया, तो वंचित करने के पीछे किसी प्रकार का कोई इंपेरिकल डेटा नहीं है, अनुभवजन्य डेटा सरकार के पास नहीं है। वहीं आगे कि मुसलमान को छोड़कर जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें पिछड़े वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाना जारी रहा है। अब सरकार का तर्क यहां पर यह है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता है उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित था, ना कि धार्मिक आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मेरूर शिलालेख के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यह निर्वाचित ग्राम सभाओं के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन बी, अशोककालीन राज्य की धम्म नीति। ऑप्शन सी, यह शिलालेख समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब यह निर्वाचित ग्राम सभाओं के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर यह खबर में है क्यों। वह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को या तमिल वासियों को उनके नए वर्ष जिसका नाम है पुथानडु, उस उपलक्ष्य में उनको बधाइयां दी, उनको ग्रीटिंग्स दिया। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने उत्तर मेरूर अभिलेख का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने यह बात कही कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र की एक नींव है, क्योंकि वहाँ का एक उत्तर मेरू अभिलेख है जिसमें यह पता चलता है कि 1100 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में स्थानीय लोक शासन व्यवस्था मौजूद थी। साथ ही साथ उन्होंने संगम लिटरेचर का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने यह बात कही कि जो संगम साहित्य है उस संगम साहित्य में मिलेट्स के अलग अलग प्रकारों की बात की गई है, मोटे अनाज के अलग अलग प्रकारों की बात की गई है, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा श्री अन्न का नाम दिया गया है। वहीं अगर अब हम प्रश्न की बात करें कि उत्तर मेरूर अभिलेख, तो चोल वंश के शासक परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है। और साथ ही साथ परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित उत्तर मेरूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। लगभग 1100 साल पहले यह वाट संरचना
उम्मीदवार योग्यता और अयोग्यताओं, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचित सदस्यों के साथ समितियों के गठन, उनके कार्यों और अधिकारियों को हटाने की शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों के कर्तव्यों में विफलता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकारों की भी चर्चा उत्तर मेरूर अभिलेख में की गई है। तमिलनाडु में अन्य शिलालेख भी हैं जिसमें ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर मेरूर अभिलेख को सबसे पुराना और सबसे व्यापक स्रोत माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रवासन के बाद आय वृद्धि की सबसे स्पष्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब हरियाणा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार शहरी भारत में प्रवास करने वाले 56.2% लोगों की आय में वृद्धि देखी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की आय में 46.5% की वृद्धि हुई है। वहीं आगे जो आंकड़े दिए गए उसमें यह बात कही जा रही है कि पलायन के बाद, मतलब माइग्रेशन के बाद आय में जो वृद्धि की प्रवृत्ति है वह सभी राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्यों में यह ज्यादा है, जैसे कि हरियाणा में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में, जबकि वहीं अगर हम केरल की बात करें तो वहां पर आय की जो वृद्धि है उसकी प्रवृत्ति कम है। वहीं महिलाओं के संदर्भ में यह बात कही गई है कि विवाह महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण था, मतलब यह कि 86.8% महिला प्रवासी विवाह के बाद दूसरी जगह चली गई, जबकि केवल 1.3% नौकरी या नौकरी की तलाश के लिए गई थी। वहीं जो आंकड़े हैं वो ये आगे ये बताते हैं कि पुरुष प्रवासियों में 42.9% नौकरी की तलाश में चले गए। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? रोजगार है। सर्वेक्षण में एक अनुमान लगाया गया। अनुमान यह लगाया गया है कि भारत की आबादी का लगभग 30% वह क्या है? प्रवासी हैं, और हिमाचल प्रदेश और केरल में बड़ी संख्या में प्रवासी हैं जिनमें दोनों प्रकार के प्रवास हो रहे हैं। मतलब यह कि एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब अंतर्राज्यीय, और एक कि राज्यों के भीतर एक जिले से दूसरे जिले, मतलब अंतर्राज्यीय प्रवासी भी इसमें शामिल है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संक्षेप में मौसमी, उसके अंतर्गत 2 खंड है। एक है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। सांख्यिकी विंग की बात करें तो को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। इसमें CSO, कंप्यूटर केंद्र और NSSO शामिल है। वहीं आगे अगर हम देखें तो CSO सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करता है और एक स्टैंडर्ड स्थापित करता है। वहीं NSSO विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। वहीं कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग में 3 प्रभाग हैं: 20 सूत्री कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा निगरानी और परियोजना निगरानी, और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकी मामलों में नीतियां, प्राथमिकताएं और मानक तैयार करता है। इस प्रकार MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.